हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शेयर्स चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर का नाम आपके सामने है कंपनी अकाउंट शेयर्स। शेयर्स चैप्टर के जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है शेयर्स की जर्नल एंट्रीज़ को लेकर और उसकी बैलेंस शीट को लेकर। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं उसमें आपको ये बताएंगे कि कैसे आप शेयर्स को अलग से समझ सकते हैं या कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस में। आप इसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे एंड तक तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के डाउट आपके मन से निकल जाएंगे कि शेयर्स के क्वेश्चन पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल से अलग क्यों होते हैं और इन दोनों में इस तरह के अलग अलग न्यूमेरिकल लगाए जाने का जो तरीका है वो ऐसा क्यों है। तो कुछ मेन बातों के साथ आज हम आपका वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि जो व्यापार करने का तरीका है फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस है वो कैसा है, पहले आप इसको समझ लें। फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस का मतलब है व्यापार के स्वरूप, यानी बिज़नेस कितनी तरह से किया जा सकता है। तो हम इसके आज आप लोगों को 3 तरीके बता रहे हैं, बिल्कुल आसान से तरीके हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहला सोल ट्रेडर, जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, इसको सोल ट्रेडर भी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है एकल व्यापारी या एकल व्यवसायी। दूसरा नाम हम यहाँ पर ले रहे हैं पार्टनरशिप और तीसरा नाम हम यहाँ पर ले रहे हैं कंपनी। इसको आप कंपनी कहें या जॉइंट स्टॉक कंपनी कहें, बात एक ही है। अब जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं उसमें ज़रा ध्यान दें। हमने फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस को 3 भाग में बांटा है आपके सामने। ये आपका एक चार्ट के रूप में बन गया। हमने फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस को 3 भागों में बांट दिया। अब आप मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करें, हम आपको यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स की, है ना। बात करते हैं नंबर की। तो सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक व्यक्ति होता है, सिर्फ एक अकेला, और वो अकेला व्यक्ति ही अपने बिज़नेस में प्रॉफिट और लॉस के लिए अकेले खुद ही जिम्मेदार होता है। पैसा वो अकेला खुद ही लगाता है, खुद ही काम करता है। यानी एक सिंगल पार्टनर है, इसके पार्टनर्स आगे नहीं होते, यानी एक अकेला ही व्यक्ति इसका मालिक है। अगर एक से ज़्यादा पार्टनर हो जाते हैं, यानी एक से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कहलाता, फिर वो कहलाता है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के बारे में ज़रा ध्यान से अब बात को समझिएगा, हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। पार्टनरशिप का केस थोड़ा सा अलग है। आप हमारी बात को ज़रा ध्यान से समझें, हम आपको यहाँ क्या बताने जा रहे हैं। एक है 220 और दूसरा है 2 से 10 और एक है 2 से 50। अब ये क्या है ज़रा ध्यान से समझ लें। ये जो हमने आपके सामने 2 से 20 और 2 से 10 लिखा है, ये है पार्टनरशिप यानी साझेदारी के मेंबर्स, यानी पार्टनर्स के संख्या है। ये साझेदारों की संख्या, कम से कम कितने साझेदार होने चाहिए? 2, ज़्यादा से ज़्यादा 20। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10। ज़्यादा से ज़्यादा 10 कब होते हैं? जब कोई बैंकिंग का व्यवसाय करे, बैंकिंग रिलेटेड बिजनेस अगर कोई करता है तो उसके लिए मैक्सिमम संख्या कितनी होती है? 20। अगर बैंकिंग के अलावा कोई भी बिजनेस करता है तो उसके लिए मैक्सिमम संख्या होती है 20 और बैंकिंग के लिए होती है 10। सॉरी, अगर कोई बैंकिंग का व्यवसाय करता है तो उसके लिए मैक्सिमम संख्या 10 है और बैंकिंग के अलावा कोई और बिजनेस करता है तो उसके लिए मैक्सिमम 20। मिनिमम 2 है सभी में। लेकिन ये जो रूल हम आपके सामने लिख रहे हैं, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो अधिनियम बना था, ये उसका रूल है। लेकिन आप लोग शायद इस बात को समझते होंगे, नहीं समझते हैं भी हैं तो भी हम आपको पूरी बात बताएंगे कि 2014 में पार्टनरशिप एक्ट में चेंज किया गया था। 2014 में पार्टनरशिप एक्ट में चेंज किया गया था। और अब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है और ये पूछा जाता है साझेदारों की मिनिमम संख्या कितनी है, न्यूनतम संख्या कितनी है पार्टनरशिप में, तो मिनिमम संख्या है 2 और मैक्सिमम है 50। ज़रा ध्यान रखें इस बात पर।
प्रेजेंट समय में अगर क्वेश्चन आता है तो मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 50 है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ 1932 के एक्ट में मिनिमम कितनी थी और मैक्सिमम कितनी थी, तो आपके सामने है 20 होगी मैक्सिमम। अगर बैंकिंग शब्द का इस्तेमाल करता है 1932 के एक्ट में तो 10 होगी, अदरवाइज़ 20 ही मानी जाएगी। ये पहली वाली ही मानी जाती है। तो प्रेजेंट समय में ये है इनकी मैक्सिमम संख्या 2 से 50। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कंपनी की। तो कंपनी के बारे में अब आपको समझाने से पहले हम आपको ये बता दें कि प्रेजेंट समय में कंपनी के 3 स्वरूप होते हैं। प्रेजेंट समय में कंपनी, जिसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं, कंपनी के 3 स्वरूप हमारे सामने आते हैं। एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है ओपीसी। ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति की अकेले की कंपनी। पब्लिक कंपनी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सरकारी कंपनी। प्राइवेट, इसको हिंदी में निजी कंपनी कहते हैं। और ये 1 पर्सन कंपनी यानी एक व्यक्ति के अकेले की जो कंपनी होती है उसको ओपीसी कहते हैं। ये भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी के रूप में ही कार्य करती है। तो हम आपको ये सिर्फ बता दे रहे हैं कि ये 3 तरह से होती है। अब जो हमारे सवाल के अंदर के भाग स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इन दोनों के डिफरेंस से। पब्लिक कंपनी की पहचान आप उसके नाम से भी कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी की पहचान उसके नाम से कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी के नाम के लास्ट में लिखा हुआ है प्राइवेट लिमिटेड, है ना, तो वो कंपनी कहलाएगी प्राइवेट कंपनी। और किसी कंपनी के लास्ट में लिखा हुआ है लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, तो वो कहलाएगी पब्लिक कंपनी यानी सरकारी कंपनी। और अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी की यदि 51% से ज़्यादा की हिस्सेदारी 51%, अगर किसी कंपनी की 51% से ज़्यादा की हिस्सेदारी गवर्नमेंट के हाथ में है तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। और यदि किसी कंपनी की 51% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्राइवेट फर्म्स के हाथ में है, प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में है, प्राइवेट बिजनेसमैन्स के हाथ में है, तो वो कंपनी कहलाएगी प्राइवेट कंपनी। अब यहाँ से एक बात आप लोग अच्छे समझ लें, ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट का पैसा नहीं लग सकता है या पब्लिक कंपनी में प्राइवेट लोगों का पैसा नहीं लग सकता है। ये चीज़ आपको डाउट यहाँ से क्लियर कर लेना है, क्योंकि इससे 51% का रूल है, इससे ज़्यादा का हिस्सेदारी बढ़ सकती है। अलग अलग रूल्स के मुताबिक होता है ये। अब आप यहाँ देखें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स की संख्या। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितनी होती है और प्राइवेट में कितनी होती है, ज़रा ध्यान से समझें। पब्लिक कंपनी की मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 7, यानी पब्लिक कंपनी की शुरुआत करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, 7। और मैक्सिमम कितनी होती है, इन्फिनिटी, देयर इज़ नो लिमिट। सरकारी कंपनी में मेंबर्स की संख्या होती है 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। जबकि जो प्राइवेट कंपनी होती है इसमें मिनिमम नंबर होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 50। मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 50। अब आप ज़रा एक बात को अच्छे से समझें। ये जो हमने आपको पूरी रूल बताए, ये पूरी बात हमने आपको बताई पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बारे में, ये पूरा का पूरा रूल जो आपके सामने आया है ये कंपनीज़ एक्ट 1956 के तहत आया है। ये जो हमने आपको बताया है ये कंपनीज़ एक्ट 1956 में जो बना था उसमें प्राइवेट कंपनी के मिनिमम नंबर 2 रखे गए थे, मैक्सिमम 50, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2013 में कंपनी का एक नया एक्ट आया था जो इस समय पर एप्लीकेबल है। अब पूरे इंडिया में जो कंपनीज़ एक्ट चलता है उसका नाम है कंपनीज़ एक्ट 2013। 2013 का एक्ट है वो, और वो लागू हो गया था 1 अप्रैल 2014 से। तो 1 अप्रैल 2014 के बाद से कंपनीज़ एक्ट 2013 वाला ही चलता है। 2013 में ये इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ था। आप गूगल में इसको जा कर के पढ़ सकते हैं कि 2013 एक्ट जो इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ उसमें क्या क्या बातें नई सामने आई थी। अब ज़रा ध्यान दें कि यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम में क्या फ़र्क आया। देखो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं आया, 2013 एक्ट में पब्लिक कंपनी में कोई फ़र्क नहीं आया। ये मिनिमम 7 ही था और 7 ही है, और मैक्सिमम अनलिमिटेड था, मैक्सिमम अनलिमिटेड ही है। लेकिन यहाँ पर चेंज आया है, प्राइवेट में मिनिमम 2 था, मैक्सिमम 50 था, लेकिन अब प्राइवेट में कंपनी में मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 200 है।
ज़रा इस बात पे आप लोग ध्यान दें। 2013 एक्ट के बाद प्राइवेट कंपनीज़ के नंबर ऑफ़ मेंबर्स बदल चुके हैं। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम वहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस डिफरेंस की हम बात करते हैं वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी जिसको हिंदी में कहते हैं दायित्व। सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप के केस में भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और कंपनी के केस में अब हम ये अलग अलग नहीं कर रहे हैं, हम पूरी कंपनी को एक साथ आपको बता रहे हैं क्योंकि अब आप न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम इसको डिफरेंस को आपको जब पूरा डिफरेंस एक साथ बताएंगे, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप कंपनी एंड पार्टनरशिप एंड कंपनी, तो अब आपको पूरा डिटेल में लिख पाएंगे। अब आप यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पर लिमिटेड होती है, एक हद तक लिमिट होती है, बाकी उसके बाद अनलिमिटेड हो जाती है कुछ केसेस में, लेकिन वो हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। पहले आप यहाँ ये समझ लें कि अनलिमिटेड और लिमिटेड का मतलब क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होने का मतलब ये होता है कि यदि कभी भी बिज़नेस में लॉस हुआ तो उस लॉस को भरपाई करने की जो लिमिट होगी वो कहाँ तक होगी, इसकी कोई भी लिमिट तय नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कभी भी एक अकेला व्यवसाय करने वाला व्यक्ति सोल ट्रेडर के बिज़नेस में लॉस होता है तो उसको भरने के लिए उसकी पर्सनल असेट्स, उसकी संपत्तियाँ, उसके पास जो गाड़ी है, उसके जो मकान है, वो सब भी बिक सकते हैं अपने बिज़नेस को बचाने के लिए। किस लिमिट तक लॉस भरेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है। सेम ऐसा ही पार्टनरशिप में पार्टनरों के साथ भी होता है। अब वो पार्टनर 2 हो, 4 हो, 6 हो, जो भी हो, लेकिन जो भी पार्टनर है उनकी लिमिट कितनी होगी इसकी कोई निश्चितता नहीं है। कहाँ तक लॉस भरेंगे कोई लिमिट नहीं है, जहाँ तक भी उनका लॉस नहीं भर पाएगा तब तक पैसे भरेंगे। इसके बाद बात आती है कंपनी की। कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग अलग हैं और काम करने वाले लोग अलग हैं। तो जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको सिर्फ एक निश्चित रकम तक ही पैसे देने हैं, बाकी लोगों को पैसे उससे ज़्यादा नहीं देने हैं। अब ये कैसे आप समझ सकते हैं, देखो ज़रा ध्यान से समझें। जो इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगाने का काम है और कार्य करने का काम है, इन्वेस्ट करने का, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हिमसेल्फ या हर सेल्फ, ठीक है। हम ये हिमसेल्फ क्यों लिख रहे हैं ज़रा इस बात को समझें। इन दोनों ही केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप के केस में हमने हिमसेल्फ लिखा है। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो व्यक्ति पैसा लगाता है काम भी वही करता है, पैसा भी वही इन्वेस्ट करेगा, यानी कैपिटल भी वही लगाएगा, काम भी वही करेगा, प्रॉफिट भी उसी का, लॉस भी उसी का, बिज़नेस का पूरा रिस्क वगैरह सब उसी का। ऐसा ही पार्टनरशिप में होता है। जो पार्टनर से मिलके काम करना शुरू करते हैं पैसा भी वही लगाते हैं, कैपिटल कहीं से भी लाएं, उधार लेके आएँ, कहीं से भी लाएं, लोन लेके लाएं, पैसा वही लोग लगाएंगे आपस में, काम भी वही लोग करेंगे, प्रॉफिट होगा तो वही लोगों का होगा, लॉस होगा तो उन्हीं लोगों का होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर वर्क करने वाले लोग अलग होते हैं और इन्वेस्ट करने वाले लोग अलग होते हैं। अब आपको ये बात समझ लेनी है, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग अलग होते हैं और बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी रिस्क बियरिंग करने वाले, जिसको वर्क करने की जिम्मेदारी दी जाती है, वो लोग अलग हैं। इन्वेस्ट कौन करता है? जो लोग अपने पैसा कंपनी में लगाते हैं। तो कंपनी में पैसा कौन लगाता है? जो लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर, और जो लोग कंपनी के डिवेंचर खरीदते हैं वो कहलाते हैं डिवेंचर होल्डर। तो कंपनी में पैसा दो तरह से मुख्यतः लगाया जाता है मेनली। एक होते हैं शेयर होल्डर और एक होता है डिवेंचर होल्डर। ये दोनों कंपनी में पैसा लगाते हैं, लेकिन ये लोग काम नहीं करते। काम करने की जिम्मेदारी किसको दी जाती है? कंपनी के स्टाफ को, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को। और कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कौन निगरानी रखता है, किसके कंट्रोल में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में ये लोग काम करते हैं। डायरेक्टर्स की एक टीम होती है, उनके अंडर में काम करते हैं। अब ज़रा ध्यान दें, ये लोग सैलरी बेसिस पर होते हैं। इन लोगों की मंथली सैलरी होती है। बिज़नेस में यानी कंपनी में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, इनकी अपनी सैलरी फिक्स होती है नॉर्मली, और इनको अपनी सैलरी फिक्स मिलती है। कितना भी स्टाफ होगा, जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे और जितने भी डायरेक्टर्स होंगे, सबको अपनी फिक्स सैलरी मिलेगी। लेकिन इनकी कोई सैलरी नहीं होती। शेयर होल्डर ने पैसा बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया, हर साल में उनको एक फ़िक्स परसेंटेज पर और इनको भी एक फ़िक्स परसेंटेज पर रिटर्न मिलेगा।
डिबेंचर होल्डर को जो फिक्स परसेंटेज पर रिटर्न मिलता है वो कहलाता है इंटरेस्ट, और इनका इंटरेस्ट फिक्स होता है। शेयर होल्डर को जो फिक्स परसेंटेज पर रिटर्न मिलता है वो डिविडेंड कहलाता है, और वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है वो प्रॉफिट डिपेंडेंट होता है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड कम मिलेगा। डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हर साल एक फिक्स रेट से ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट कम हो चाहे ज़्यादा हो। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अलग अलग चैप्टर्स की। हम लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है इस समय पर वो पढ़ना है शेयर्स, यानी हम लोगों को सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ ये टॉपिक शेयर होल्डर वाला, और ये इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा डिबेंचर होल्डर। तो आप लोग देखें कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है ये चैप्टर डिविडेंड शेयर होल्डर। चैप्टर का नाम है आपका कंपनी अकाउंट शेयर। तो हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ना है शेयर। तो शेयर चैप्टर पढ़ने के लिए हमने आपको ये पूरी स्टोरी बताई है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये कितना डिफरेंट है इन सभी एस्पेक्ट से। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं शेयर होल्डर में। तो शेयर होल्डर के बारे में हम आपको पूरा एक टॉपिक डिस्कस करके बताएंगे, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि शेयर के क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है, न्यूमेरिकल पार्ट किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। तो उसके बारे में हम आपको एक पूरा एक नेक्स्ट वीडियो बना करके बता देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आपका डिफरेंस थोड़ा क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप एंड कंपनी, ऑल ऑफ थ्री। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।